जमीन पे जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स कई हफ्तों से, कई महीनों से लगातार खाक छान रहे हैं, धूल छान रहे हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या भांपा, उन्होंने क्या आका। पंकज झा, कुछ नहीं तो कम से कम महीना भर हो गया है घूमते हुए, बहुत इलाके घूमे आपने। अब आपकी परीक्षा का वक्त है, नंबर देने हैं आपको, किसको और कितने और क्यों। सुमित, देखिए, मुझे लगता है कि सेकेंड फेज ऑफ पोल जो है नंदीग्राम का, उससे चीज़ें साफ हो सकती थी, तब तक रुक जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ का जो सामाजिक आधार है ना कि 30% मुस्लिम और 70% हिंदू, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अब तक की जो मेरे पास अपना जो फीडबैक है, अपनी जो सोच है, समझ है, उसके हिसाब से लगता है, और 2019 के लोकसभा चुनावों को अगर आधार मान लें तो मैं बीजेपी को बढ़त दूंगा 145 सीटों के साथ, टीएमसी 130, और ये जो लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का गठबंधन है उसके लिए मैं 19 रखता हूं। इस आधार पर ये मानते हुए कि जो साइलेंट वोटर है उसमें से एक बड़े तबके का झुकाव शायद बीजेपी की तरफ है, जो अभी खुलकर नहीं बोल रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो पंकज, आपने ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार बनवा दी है, एक या दो विधायकों की ही कमी है संख्या में, और अगर वो 19 को जोड़ लिया जाए, ऊपर नीचे हुआ, तो पंकज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। इस पंकज का ये ओपिनियन है, ओपिनियन मैं फिर क्लियर कर दूं, पंकज ने जो पाया समझा उसके हिसाब से बोल रहे हैं। अब बारी है हमारी स्टार रिपोर्टर मनोज्ञा की, जो करीब 20 साल से, 2 दशकों से लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर रही हैं, वहाँ रहती हैं, उस ज़मीन को जानती हैं, भांपती हैं और बहुत से हमलों को झेलती हैं। अब बताइए मनोज्ञा, आपका आंकड़ा। 2011 का रिपीट, उसके 3 कारण हैं। क्योंकि 2008 में जब वाम मोर्चा ने लगातार गांव यानी पंचायत चुनाव में मारपीट की थी, उसके बाद 2009 में टीएमसी ने लोकसभा में इतिहास रचा था। 2010 में चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, जिसमें बढ़त हासिल की थी और 2011 में सत्ता पर आ गई थी। 2018 में ठीक वही हुआ है, पंचायत चुनाव में बहुत मार पड़ी है जनता को गाँव में। उसके बाद 2019 में लोकसभा में उसका पहला ट्रेलर मिला है। 2020 में जो हुआ है वो निकाय चुनाव नहीं हो पाया कोविड की वजह से। अब 2021 में क्या जनता वही 2011 को दोहरा देगी, जब बड़ी बात हुई थी और वाम मोर्चा डबल डिजिट में आके सिमट गई थी। लेकिन उस समय एक अंतर था, 34 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अभी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उस समय वाम मोर्चा खुद डिवाइडेड थी, आज टीएमसी खुद डिवाइडेड है, लेकिन जो सत्ता में है वो ममता बनर्जी हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी के नाम से बोला जाता है। ऐसे में दीदी और पीसी, ये 2 नाम एक ही व्यक्ति ममता बनर्जी के हैं। बड़ा मुश्किल होगा जनता के लिए ये भेदभाव करना, लेकिन जब जनता फैसला ले लेती है तो कुछ ऐसा ही लेती है। तो अगर मैं ये कहूं कि 2011 में परिवर्तन हुआ था, का काम कर रहा है तो 2011 में परिवर्तन हुआ था, 2021 में भी आप परिवर्तन की बात कर रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। ये तो बात गोल गोल हो गई। अब मैं स्पष्टता से नंबर दीजिए, आंकड़े, आपकी भी परीक्षा है आज। 1970 के बाद से कभी भी बंगाल की जनता ने कोई भी हंग असेंबली नहीं बनाई है। इसलिए इस बार भी प्रेडिक्शन यही है कि 170 प्लस दूंगी मैं बीजेपी को फुल मेजॉरिटी के साथ। दूसरी बात होगी टीएमसी की, अभी भी गेम बदल सकता है, क्योंकि दीदी जिस तरह से व्हील चेयर पे उतर गई हैं उसका फायदा हो सकता है। और ये वो लोग हैं जो 20% हर बार कह देते हैं कि हमें नहीं पता, ये फैसला लेंगे। हालांकि वाम मोर्चा को मैं 50 से नीचे ही रखूंगी, क्योंकि बहुत जो स्थानीय लोगों में जो हाल है वो उसको देखकर लगता है कि इस समय टक्कर 2 बड़ी पार्टियों में है। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि दादा बनाम दीदी में ये 3 फैक्टर्स कितना बड़ा काम करते हैं। ठीक है, अगली बारी है कुंतल की। कुंतल तो मेरे ख्याल से बीते 3 महीनों से वहाँ डेरा जमाए हुए हैं अपने घर में। कुंतल चक्रवर्ती बंगाली है, ट्रांसफर लेकर दिल्ली आ गए थे, बाकायदा दिल्ली में रिपोर्टिंग करना चाहते थे, लेकिन बंगाल का चुनाव आया तो कहा कि सर मैं बंगाल जाके काम करना चाहता हूं इन 3-4 महीनों के लिए। तो कुंतल, आपकी पैदाइश वही है, आपकी कर्मभूमि वही है, आपकी जन्मभूमि वही है, अब आपकी परीक्षा है, नंबर दीजिए और क्यों। मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस 140 से 150, बीजेपी 100 से 110 और
वाम मोर्चा जो है 40 से 50 नीचे, 40 ऊपर 50 जा सकती है। वाम मोर्चा को राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग पहले ब्रिगेड जाते थे कंधे में झोला बैग लेकर पॉल रॉबसन गाते गाते, वो उन लोगों के चेहरे पे मैंने खुशी देखी जब मैंने देखा कि वाम मोर्चा का लिस्ट सामने आई और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों का नाम घोषणा किया गया जो जेएनयू के अलमनाई हैं, आईआईटी के अलमनाई हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलमनाई हैं, बहुत खुश हुए जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं। तो मुझे लगता है ये जो लोग 2019 में आउटराइट बीजेपी को वोट किया था, वापस से बहुत संख्या में लोग वाम मोर्चा को इस बार वोट करेंगे। इस वजह से वाम मोर्चा का वोट बढ़ेगा और इस वजह से 40 से 50 वाम मोर्चा को मिल सकता है और एक डिसाइसिव रोल उनका हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हंग असेंबली, क्योंकि हंग असेंबली अगर होगा तो तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं 135-140 में लड़खड़ा सकती है। अगर सरकार बना लेती है तो 150 से 55 और बीजेपी मुझे लगता है 121 लोकसभा चुनाव 2019 के हिसाब से अगर विधानसभा सीटों को कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी के पास था 121। आपको बता दूं कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा था, 76 में से 38 सीटें थी। इस बार भी वहां से ज्यादा मतलब बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुर्शिदाबाद 22 सीटें, वहां मुस्लिम बहुल इलाका है, और पुरुलिया में, बांकुरा में जहां मैं अभी खड़ा हूं 12 में 12 था, पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी 9 आउट ऑफ 9। यहां से मुझे नहीं लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा बहुत कम होगा, 100 से 110 बीजेपी। मुझे लगता है अगर लेट स्विंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का कुछ बहुत ज्यादा लेट स्विंग नहीं हुई तो फिर 100 से 110 बीजेपी, 140 से 150 ये लेट स्विंग अभिषेक बनर्जी भी कर सकते हैं। कुंतल, अभिषेक की भी दिलचस्पी है काफी क्रिकेट देखने में, क्रिकेट खेलने में और फुटबॉल में भी, तो ये लेट स्विंग कोई भी कर सकता है। मैदान दोनों के लिए खुला हुआ है। तो अभी तक 3 रिपोर्टर से बात की, 2 कह रहे हैं बीजेपी और 1 कह रहा है, कुंतल कह रहा है टीएमसी। मैं सीधे से सरकार की बात कर रहा हूँ। अब बात है ज्ञानेंद्र की। ज्ञानेंद्र, आपको भी काफी अरसा हो गया, कुछ हफ्तों से आप घूम रहे हैं, धूल छान रहे हैं, तो क्या पाया? अभी आप कहाँ पे हैं? समंदर दिखाई दे रहा है मुझे पीछे। जी सुमित जी, मैं दीघा बीच पर हूँ और यहाँ से कांथी बहुत पास है, तो मैं यहाँ आ गया था और समुद्र का किनारा है, बिल्कुल लहरें तेज होती हैं शाम के वक्त और चुनाव का प्रचार भी बंगाल में तेज हो गया है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि 150 से 160 सीट इसलिए बीजेपी को कह रहा हूं क्योंकि देखिए बहुत देर से मैं वरिष्ठों की बात सुन रहा था, लगातार लोग कह रहे हैं कि ममता के पैर में चोट की बात, तो ममता के पैर में चोट की बात तो है, लेकिन अमित शाह आते हैं तो ये भी कह देते हैं कि भगवान जाने क्या हुआ। और फिर नंदीग्राम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में बोलते हुए कहते हैं कि नंदीग्राम का अपमान हुआ है। तो निश्चित तौर पर तरह तरह की बात की जा रही है। दूसरी, अगर भीड़ का पैमाना देखा जाए तो भीड़ दोनों ही पार्टियों की रैली में बहुत तेजी से उमड़ रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कांथी में जिस तरह की भीड़ थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को सभा से बाहर आकर 1 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ा, बीजेपी ने अपने तमाम बड़े चेहरों को, जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको टॉलीवुड से लेकर तमाम लोगों को उतार दिया है चुनाव में। तो यह कहा जा सकता है कि तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा हर रैली में तुष्टीकरण की बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने हर सभा में, हर रैली में, हर पत्रकारों से बात करते हुए टीएमसी के नंबर नहीं बताए फीसदी और 27% की बात करते हैं। बीजेपी 150, 160 कह दिया, टीएमसी का 115 से 120। सुमित जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, लोग जो 15 से 20%, वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी जो कह रहे थे कि कल के ओपिनियन पोल में जिस तरह से 20% लोग ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ये जो नहीं कह पा रहे हैं वाले लोग हैं, ये बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। जी ज्ञानेंद्र के, मैं ये बात क्लियर कर दूं यहाँ तमाम दर्शकों को कि ज्ञानेंद्र के इमीडिएट बॉस जो है वो पंकज झा हैं, तो ज्ञानेंद्र उनकी तरफ ही जा रहे हैं। जो पंकज कह रहे हैं वही ज्ञानेंद्र कह रहे हैं। सेफ चल रहे हैं ज्ञानेंद्र इस पूरी चर्चा में, और रणवीर भी मुस्कुरा रहे हैं। रणवीर की रिपोर्टिंग भी पंकज के पास है। हाँ भाई रणवीर, आप भी अपने बॉस के साथ हैं, कुछ और आकलन है आपका? नहीं, मुझे थोड़ा इस बात को लेकर संशय है कि बीजेपी सीधे तौर पर सरकार बना पाएगी। मुझे लगता है कि इस वक्त कम से कम टीएमसी को थोड़ा फायदा है। 140 से 150 के बीच में टीएमसी और 120 से 130 के आसपास बीजेपी रहेगी। इसकी वजह सिर्फ 2 मैं मानता हूं। एक, राज्य का चुनाव है और ममता बनर्जी का चेहरा लोगों के सामने है। बीजेपी के पास स्पष्ट तौर पर कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, 3 से 120-130 अगर चली जाए बीजेपी तो कोई हैरानी नहीं होगी। दूसरा जो बहुत बड़ा पहलू है वो ये
कि बहुत सारे लोगों से मैं मिला उत्तर बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक, और लोगों के बीच में एक डर है, इस बात का डर कि अगर वो वोट देते हैं बीजेपी को और सरकार नहीं आती है तो उनके साथ कहीं कोई हिंसा ना हो, कहीं कोई घटना ना हो। और ये डर जो है ना, ये डर मैंने पाया है कि बहुत बड़ा एक तबका है जिसके अंदर है। कलकत्ता में मैं अभी परसों एक गली में बैठा हुआ था और उस गली में ज़ोर ज़ोर से स्पीकर पर तृणमूल का खेला होबे बज रहा था, तो मुझे खुद भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मना क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा ये बाबा कौन मना करेगा, ये तो हमको पीट सकते हैं। तो ये जो डर है, तो ऐसे में बीजेपी अपने वोटर्स जो हैं, जिनको नए नए वोटर बना के रखी है, उसको बूथ तक लेके जा पाएगी और उनसे वोट करा पाएगी। ये चुनौती है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ भी जाए तो भी बहुत हैरानी नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने का चुनाव बाकी है। जी बिल्कुल, तमाम सीनियर रिपोर्टर्स, दिग्गजों की बात आपने सुनी, और हमारी जितने बैटरी ऑफ रिपोर्टर्स इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं, बीते करीब 3 महीनों से लगातार कवर कर रहे हैं। आदर्श उस लॉट के सबसे यंगेस्ट है, सबसे युवा हैं, सबसे आप कह सकते हैं ना कि ये मिलेनियल टाइप के हैं, इस सदी के बच्चे हैं। तो आदर्श, आप बताइए, आपका क्या आकलन है, टीएमसी या बीजेपी, और क्यों? सुमित जी, अगर आप ये आंकड़ा मुझसे आज के 10 या 15 दिन पहले पूछते तो मैं कहता कि बीजेपी 80 से 90 सीटें या 100 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा और टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लेकिन अभी जब मैं पिछले 15 से 20 दिनों में बंगाल के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, उन इलाकों में जिसके वोटर की गिनती हमारे ओपिनियंस में, सर्वे में नहीं हो पाती है, उन इलाकों में जब मैं घूम रहा हूं, किसानों से बात कर रहा हूं, मजदूर वर्ग और खासतौर पर महिलाओं से जब मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण महिलाओं से, तो उनका साफ तौर पर बीजेपी की ओर झुकाव है, रुझान है। इसलिए मेरा आंकड़ा जो होगा वो बीजेपी के लिए 130 से 40 के बीच में, टीएमसी के लिए 150 से 60 के बीच में। लेफ्ट गठबंधन की जो बात कर रहे थे हम, पीरजादा के आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा ख्याल से 10 से ज़्यादा सीटें वो नहीं जीत पाएंगे, और अन्य जिनमें हम बहुत सारे लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, 4 सीटें। इसके पीछे का बड़ा कारण मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता देता हूं सुमित। सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री और साथ ही साथ दूसरे केंद्रीय नेताओं के साथ और बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, वो लगातार अपनी सभाओं में और दूसरे प्रचार माध्यमों से ये लगातार कह रहे हैं कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं बंगाल में नहीं पहुंच पा रही हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में घर कर गया है, और ये बात, इस बात का मलाल भी उन ग्रामीण इलाकों में है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब, यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, पेंशन मिलती है, तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता है। लेकिन बात जब बंगाल की आती है तो हमें लाभ मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, हमें अपने ही पैसों में कटमनी देना पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर बड़ी चीजें हैं, इसीलिए मेरा मानना है कि इस बार बीजेपी बहुमत के काफी करीब होगी। सुमित, चलिए आदर्श, शुक्रिया इस आकलन के लिए, इस अपडेट के लिए। काफ़ी ज़मीनी परिस्थितियों के साथ आपने बात की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।